Hello student, my name is Om Prakash Rai, the founder of Success Point Coaching Nuao Kaimur. In this video today I will going to learn about class 12th Rainbow Part 2 chapter number 1 Indian Civilization and Culture written by Mahatma Gandhi. सो आइए बिना देर किए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ताकि आप अपनी भाषा में इसे समझते हुए समराइज कर पाएँ और क्वेश्चन आंसर भी स्वयं आप कर सकेंगे। इसके अलावा एक और काम आप कर सकेंगे, जैसे कि चैप्टर में किसी लाइन का एक्सप्लेनेशन आपसे पूछ देता है तो वो भी आप खुद लिख पाएंगे। सो मेरे वीडियो बनाने का यही पर्पस था। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए और बने रहें, ठीक है। सो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। जैसा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसे लिखा है महात्मा गांधी ने। मोहनदास करमचंद गांधी, देखिए मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, यानी मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 1869 में हुआ था और 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये मृत्यु का डेट है। पॉपुलरली नोन एज बापू आर द फादर ऑफ द नेशन, इन्हें बहुत मशहूर रूप से जाना जाता है बापू के नाम से और इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, ये कह रहे हैं कि बल्कि इन्हें राजनेता से अधिक स्पिरिचुअल लीडर के तौर पर जाना जाता है, यानी आध्यात्मिकता से ये बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। ये कह रहे हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक अपने जो हथियार थे, हथियार के रूप में इन्होंने अपनाया इस बात को कि सत्य और अहिंसा को इन्होंने हथियार के रूप में अपनाया और इस तरह से इंडिया को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। फ्रॉम 1915 टिल 1948, कह रहे हैं कि 1915 से 1948 तक के बीच ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, ये कंप्लीट रूप से डोमिनेट होते हैं, यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स में ये बहुत ज़्यादा सहयोगी बनते हैं और दृढ़ प्रतिज्ञ दिखाई देते हैं। ही डायड एट द हैंड ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। ही डायड एट ऑफ हैंड्स ऑफ फैनेटिक, हैंड्स ऑफ फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथियों के द्वारा उनको मार दिया गया 30 जनवरी 1948 में। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, इनकी आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, यानी युवा भारत के लिए इन्होंने बहुत सारे न्यूमरस आर्टिकल लिखे, अनेकों आर्टिकल लिखे, लेख लिखे और एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेशन, और विभिन्न मौक़ों पर इन्होंने बहुत सारे स्पीचेज यानी अपने भाषण भी दिए हैं। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, इन्हें केवल ना ही एक दार्शनिक के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है, बल्कि बट आल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमैटिक इंग्लिश, यानी जो आधुनिक इंग्लिश है, मुहावरेदार इंग्लिश प्रयोग के लिए इन्हें इंग्लिश का गुरु माना जाता है, यानी बहुत ही एक इंग्लिश के जानकार गुरु के रूप में भी जाना जाता है इन्हें। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी जो ये वाला आपका उद्धरण है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण, इस उद्धरण में जो ये आप लेख पढ़ रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बात करते हैं
उस आवाज़ की, उस ध्वनि की जो भारत की नींव है, भारत की नींव यानी भारत की सभ्यता जो कि सक्सेसफुली बहुत अच्छी तरह से विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ बदलने लगी है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी कैन नॉट मैच। कह रहे कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो उसके साथ मैच नहीं कर रही है, जो भौतिकतावाद पर आधारित है उसके साथ मैच नहीं हो सकती। द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेटेड द मोरल बीइंग, जो भारतीय सभ्यता है ये हमें मोरल बीइंग सिखाती है। सो आइए एक एक करके एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं चैप्टर में, ठीक है, ताकि आपसे कोई पूछता है तो आप बता पाएँ। देखिए मैं पहला पैराग्राफ रीड कर रहा हूँ। सो कह रहे हैं कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि भारत के में विकसित जो सभ्यता है, इवॉल्व का मतलब होता है विकसित। कह रहे हैं मेरा मानना है कि भारत में जो विकसित सभ्यता है वो पूरी दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता, उसको कोई भी वर्ल्ड में कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। Nothing can equal the seeds sown by our ancestors। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस बराबरी के, कुछ भी नहीं है इस बराबरी के जो हमारे पूर्वजों ने बोया है। जो बीज, कह रहे हैं कि जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोया है इसके बराबर, एनेक्स्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोया है इसके बराबर कुछ भी नहीं है। रोम वेंट, यानी कि रोम दुनिया से मिट गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, कह रहे हैं ग्रीस का भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द फिरौन्स वाज ब्रोकन, यहाँ देखिए, द माइट ऑफ द फिरौन्स वाज ब्रोकन। कह रहे कि फिरौन की जो सभ्यता थी उनके भी बल टूट गए, वो भी लचड़ पचड़ गई। जापान हैज़ बिकम वेस्टराइज, जापान भी पश्चिमी देशों में बदल गया, जापान वेस्टराइज हो गया, पश्चिमी देशों जैसा बन गया। चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन इंडिया वही है। सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, कह रहे हैं कि भारत अब भी वही है, अब भी किसी न किसी तरह अपनी नींव पर जमा हुआ है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन, कह रहे हैं यूरोप के लोग जो होते हैं वो लेसन यानी पाठ लर्न करते हैं, सीखते हैं कहाँ से? फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस, ग्रीस के लोगों के लेखों से वो कुछ पाठ सीखते हैं। रोम विच एग्जिट नो लॉन्गर, रोम ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सका। इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, अपने गौरव के साथ, रोम अपने गौरव के साथ नहीं टिक पाया। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, ये सीखने में इन्होंने कोशिश करी, ट्राई करी कि हम सीखें किससे? द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोपियन लोगों की कल्पना से, दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि वो कल्पना से सीखें, उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपियन मान बैठे कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे, ठीक है। सच इज़ द पिटिएबल कंडीशन, ऐसा उन लोगों की दयनीय स्थिति है। पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय, ऐसा उन सभी देशों की दयनीय स्थिति है। ये बात गांधी जी कह रहे हैं। आगे देखिए, दूसरा पैराग्राफ है। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, कह रहे हैं कि इन सब के बीच इंडिया रिमेन इमूवेबल एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, यानी कि भारत अचल रहा, स्थिर रहा और यही उसकी महिमा है, यही तो उसकी खासियत है। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल, ये लोगों का इंडिया के खिलाफ लोग आरोप लगाते हैं, आर सो अनसिविलाइज्ड, कि भारत के लोग जो होते हैं ना वो असभ्य होते हैं, अशिक्षित होते हैं,
इग्नोरेंट होते हैं, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी होते हैं, एंड स्टॉलिड, और क्या बेवकूफ़ होते हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। ये कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ आरोप है कि उनके लोग अशिक्षित, अज्ञानी और बेवकूफ़ हैं कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। इट इज़ अ चार्ज रैली अगेंस्ट आवर मेरिट। कह रहे हैं कि वास्तव में ये हमारे योग्यता के खिलाफ आरोप है। वट क्या है, वट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। हम बदलने की साहस करें, वास्तव में हमारे योग्यता के खिलाफ हैं, जिसे हमने अपने अनुभवों की, कह रहे हैं कि देयर एडवाइस टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी जिसे हमने अपने अनुभव की कसौटी पर परखा और सही पाया। ये बात वी डेयर नॉट चेंज, हम बदलने की साहस न करें। मैन थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, कईयों ने भारत पर अपनी सलाह थोपने की कोशिश की, पर एंड सी रिमेन स्टेडी, पर हम कहाँ रहे, बिल्कुल स्थिर रहे, हमने बदलने की कोशिश नहीं की। दिस इज़ हर ब्यूटी, यही तो हमारी सुंदरता है, यही हमारी खासियत है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, इसका मतलब होता है मुख्य आधार। एंकर, सीट एंकर का मतलब होता है मुख्य आधार, यानी यही हमारे उम्मीद का मुख्य आधार है, हमारी आशाओं का मुख्य आधार है कि हम किसी के बहकावे में नहीं आते, हम किसी के कहने में आके बदलते नहीं हैं। सो आइए पैराग्राफ 3 देखते हैं। सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट, यानी सभ्यता, कह रहे हैं कि मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म। कह रहे हैं कि सभ्यता वह आचरण है, देखिए सिविलाइजेशन इज़ द मोड ऑफ कंडक्ट, मोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, यानी सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य के पथ पर चलना सिखाती है, बताती है, कर्तव्य का पथ दिखाती है, कर्तव्यों का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन, मोरालिटी टू अटेन मास्टरी ओवर द माइंड, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म। इसका मतलब होता है कि कर्तव्यों का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय है, ठीक। टू ऑब्जर्व आवर सेल्फ, हमें टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज़ टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड, मोरालिटी को ऑब्जर्व करना यानी मोरालिटी का परीक्षण करना, नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर, एंड आवर पैशन, हमारे जुनून पर सो डूइंग स्वामित्व प्राप्त करने के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि नैतिकता का अगर हमने पालन किया तो ये समझ लीजिए कि हमारे मन और हमारे जुनून पर हमने बिल्कुल स्वामित्व प्राप्त कर लिया, अधिकार प्राप्त कर लिया। ऐसा करने से क्या होता है, सो डूइंग, ऐसा करने से वी नो आवर सेल्फ, हम अपने आप को जान पाते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन, गुजराती में इसी का समानार्थी मतलब है, अर्थ है गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट का मतलब होता है अच्छे आचरण, ठीक है। अगला चौथा देखते हैं। इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, कह रहे हैं कि यदि यह परिभाषा सही है तो देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, इंडिया को बहुत सारे लेखकों ने भी ऐसा बताया है कि हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी, इसको किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है। एंड दिस इज़ एज इट शुड बी, इट शुड बी का मतलब होता है उतना इसमें है जितना होना चाहिए, ठीक। 5वां पैराग्राफ देखते हैं। वी नोटिस दैट, यानी हम देखते हैं कि माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस का मतलब होता है कभी न आराम करने वाली, बेचैन पंछी।
जो हमारा दिमाग होता है, हमारा मन है, वो एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इसको जो है जितना अधिक मिलता है उतना अधिक चाहता है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। फिर भी ये सेटिस्फाइड नहीं होता, फिर भी ये संतुष्ट नहीं होता। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन। जितना यानी कि जितना ज़्यादा हम अपनी भावनाओं में लिप्त होंगे उतना ही हमारा मन द मोर अनब्रिल्ड द बिकम। कह रहा उतना ही हमारा मन क्या होगा, बेलगाम होगा। अनब्रिल्ड का मतलब होता है बेलगाम होना। जितना हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागेंगे उतना ही हमारा मन बेलगाम होगा, आगे जाएगा। आवर एनेक्स्टर्स देयरफॉर, इसलिए ही तो हमारे पूर्वजों ने सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस यानी कि इंडल्जेंस का मतलब होता है इच्छाओं पर, हमारे इस विलासिता पर। हमारे पूर्वजों ने हमारे भोग विलास की एक सीमा निर्धारित की है, एक लिमिट सेट किया है। दे सा दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। उन्होंने देखा कि खुशी काफ़ी हद तक एक मानसिक स्थिति है। खुशी काफ़ी हद तक क्या होती है, एक मानसिक मन की तो स्थिति है। 6वां पैराग्राफ देख लीजिए। अ मैन इज़ नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच। ये ज़रूरी नहीं है, कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी खुश है क्योंकि वह धनी है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर, और दुखी है क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। कह रहे हैं कि जो अमीर लोग होते हैं ना, उनको भी अक्सर क्या अनहैप्पी देखा जाता है, यानी नाखुश होते हैं, दुखी होते हैं। द पुअर इज़ टू बी हैप्पी, यानी वो जो गरीब होते हैं वो खुश होते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। कह रहे हैं लाखों लोग पुअर हैं अभी भी। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एनेक्स्टर्स, अब अपने पूर्वजों को ही देख लीजिए। डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजरेस। अब इन्होंने क्या किया है, हमारे पूर्वजों ने यह सब देखकर हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और आनंद से क्या किया, डिस्यूड किया, रोका। वी हैव मैनेज, यानी हजारों साल से हम उसी की देखिए कई बार कह रहा है कि यह सब देखकर हमारे पूर्वजों ने वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ प्लॉ। कह रहे हैं कि हम अभी तक से इस इतने साल से हम उसी तरह के हल से काम करते हुए आए हैं। एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर एगो, हजारों साल से हम एक ही प्रकार के हल से काम करते हुए आ रहे हैं। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, और उसी तरह के हम कपास भी उगाते हुए चले आ रहे हैं। दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम एंड आउट इंडिजीनियस है ये, सॉरी, वी हैड इन फॉर्मर टाइम एंड आवर इंडिजीनियस। कह रहे हैं कि हम उसी तरह से कपास उगाते चले आ रहे हैं जो वर्षों के से उगा रहे हैं, और हमारी स्वदेशी शिक्षा इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर। जो स्वदेशी ज्ञान है, स्वदेशी का मतलब होता है देसी, जो हमारा देसी शिक्षा है वो अभी भी पहले की ही तरह है। वी हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरेडिंग कंपटीशन। कह रहे हैं कि हमारे पास जीवन भ्रष्ट प्रतियोगिता, जीवन भ्रष्ट, कोरेडिंग का मतलब होता है जीवन को भ्रष्ट करने वाली प्रतियोगिता के लिए कोई प्रणाली नहीं है। जीवन भ्रष्ट करने वाली प्रतियोगिता की कोई प्रणाली नहीं है। इच फॉलोड हिज आउन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज रेगुलर वेज। कह रहे हैं कि सब अपने अपने व्यवसाय व्यापार में लगे हुए हैं और एक निर्धारित मजदूरी लेते हैं। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मशीनरी का आविष्कार करने का तरीका नहीं पता था, बल्कि
बट आवर forefather knew that, हमारे जो पूर्वज थे वो सब जानते थे, if we set our hearts after such things, यानी कि वो सब कुछ उन्हें पता होने के बावजूद भी ऐसी चीज़ों में अपना दिल नहीं लगाते थे. We would become slaves and lose our moral fiber, यानी कि हम उन चीज़ों के दास बन जाएंगे. वो जानते थे कि हम उन चीज़ों के दास बन जाएंगे जो अपना चरित्र या असलियत खो देंगे. मोरल, अपना चरित्र यानी अपनी पहचान खो देंगे. अगर हम कोई नया आविष्कार कर लेते हैं तो उनके पीछे भागेंगे और अपना जो अपना मूल चरित्र है, हमारा मूल जो नैतिकता है, उसको हम खो देंगे, लॉस कर देंगे. They therefore after due deliberation dedicate that we should not do what we could with our hands and feet. They saw that our real happiness should only do what we could with our hands and feet. कह रहे हैं कि इसलिए उन्होंने विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया कि हमें केवल वही करना चाहिए जो अपने हाथों और पैरों के बल पर कर सके, हैंड एंड फीट. दे सा, उन्होंने देखा, दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फीट. उन्होंने ऐसा देखा कि हमारी वास्तविक जो खुशी है वो और स्वास्थ्य है हमारे हाथों और पैरों के उचित उपयोग पर आधारित है, उचित उपयोग में है. अगर हम हाथ पैर चलाना बंद कर देंगे तो आलसी हो जाएंगे, हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे. सो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, 7वां है पैराग्राफ. दे फर्दर reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance. They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance. उन्होंने आगे ये तर्क दिया, क्या दिया, कि जो बड़े शहर होते हैं ना, वो प्रलोभन का एक जाल है. प्रलोभन यानी कि आपको लालच देने का एक जाल है और बेकार का एक क्या है, बोझ है. एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, जिससे वहाँ के लोग जो है खुश नहीं रह पाएंगे. दैट देयर वुड बी गैंग ऑफ थीव्स एंड रोबर्स, यहाँ पर ना चोरों का और लुटेरों का गिरोह होगा. जो शहरों की बात हो रही है, यहाँ शहरों में चोरों और लुटेरों का क्या होगा, गिरोह होगा. एंड वॉइस फ्लोरिशाइनिंग इन देम एंड दैट पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाय रिच मैन. क्या मतलब है कि वहाँ पे वेश्यावृत्ति और बुराइयाँ इनमें फूलेगी और गरीब लोगों को अमीरों द्वारा लूटा जाएगा. वेश्यावृत्ति फूलेगी एंड गरीब लोगों को अमीरों द्वारा लूटा जाएगा. They were therefore satisfied with small village. इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे से गांव में संतुष्ट थे. आगे लाइन देखिए. They saw that kings and their sword were inferior to the sword of ethics. कह रहे हैं उन्होंने देखा कि जो राजाओं और उनकी तलवार है, जो राजाओं और उनकी तलवार नैतिकता की तलवार के आगे बेकार है. राजाओं की तलवार भी नैतिकता की तलवार के आगे बेकार है. एंड दे देयरफॉर, इसलिए उन्होंने हेल्ड द सोवेरिजाइन पढ़िए, सोवेरिजाइन का मतलब होता है धरती के राजाओं. ऑफ द अर्थ, धरती के जो राजा होता है, सोवेरिजाइन का मतलब होता है राजा, सोवेरिजाइन का मतलब होता है राजा ऑफ द अर्थ यानी धरती के जो राजाओं. टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिस एंड द फकीर्स. ऋषिस है ऋषिस एंड द फकीर.
यानी कि इसीलिए उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने धरती के राजाओं को ऋषियों और फकीरों से नीचे ही समझा। अ नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक ऐसा राष्ट्र संविधान जो दूसरों से सीखने और इन फिल्टर टू ईच अदर देन अ लर्न फ्रॉम अदर, कह रहा है कि दूसरों को सीखने और सिखाने में खुद सक्षम है। दिस नेशन हैड कोर्ट, इस नेशन में राष्ट्र भी था, यानी इस राष्ट्र में कोर्ट भी था, लॉयर भी थे, वकील भी थे एंड डॉक्टर भी थे। बट दे वर ऑल विद इन बाउंड, लेकिन वे सभी सीमा के भीतर थे। एवरीबडी न्यू दैट, हर कोई जानता था, दीज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, कि उनका जो पेशा है वो विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं है। मोर ओवर, इसके अलावा दीज वकील्स एंड बेद्स डिड नॉट रोब पीपल, ये वकील और डॉक्टर लोगों को नहीं लूटते थे, ये वकील और डॉक्टर लोगों को खुद नहीं लूटते थे। दे वर कंसीडर्ड पीपल, ये लोगों को अपना आधार बनाते थे। डिपेंड्स, ये लोगों के ऊपर ही डिपेंड थे, यानी लोगों को लूटेंगे। नॉट देयर मास्टर्स, उनके मास्टरों को नहीं, यानी अपने लोगों को नहीं। यानी वो लोग समझते थे कि हम लोग उनके जो है, नॉट देयर मास्टर का मतलब होता है हम लोग जो साधारण इंसान हैं, साधारण आदमी हैं, उन लोगों के ऊपर खुद डिपेंड है, बल्कि उनके मालिक नहीं हैं। हम लोग वकील और डॉक्टर हो गए हैं तो लोगों के मालिक नहीं हो गए हैं, बल्कि हम खुद उन लोगों के ऊपर डिपेंड हैं। नॉट देयर मास्टर। जस्टिस वाज टोलर बाई फेयर, न्याय संगत निष्पक्ष था। कह रहे हैं न्याय जो होता है वो निष्पक्ष होता है। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट, साधारण नियम अदालतों से बचने के लिए था। दीज वर नॉट टॉट टू ल्योर पीपल इनटू देम, इससे लोगों को लुभाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। टॉट टू ल्योर का मतलब होता है लोगों को लुभाना, यानी लोगों को लुभाने की इसमें कोई भी व्यवस्था नहीं थी कि आओ चलो वकालत करो या डॉक्टरी करो। दिस एविल टू वाज नोटिकेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल, यह बुराई सिर्फ राजधानियों और उसके आसपास ही देखा जा सकता था। द कॉमन पीपल, यानी आम लोगों द्वारा लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, आम लोगों के द्वारा स्वतंत्र रूप से रहते थे आम लोग और अपना सिर्फ कृषि व्यवसाय किया करते थे। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, वो घर की जिंदगी का सच्चा आनंद प्राप्त किया करते थे। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाई मी, यानी भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा वर्णित है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वोटरीज, यानी इसके समर्थन में जो लोग आते हैं, इसके समर्थक हैं, भारतीय सभ्यता के समर्थक हैं, उनके द्वारा भी ऐसा ही कहा गया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के किसी भी हिस्से में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता में, हैव ऑल मेन अटेन परफेक्शन, यानी कि सभी लोग सिद्धि नहीं प्राप्त करते। अटेन परफेक्शन का मतलब होता है सभी लोगों को सिद्धि नहीं मिल जाती। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, यानी कहाँ से हम पढ़ रहे थे, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, यानी कि भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिक स्तर को बढ़ाना है, जबकि दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपागेट इमोरलिटी। प्रोपागेट का मतलब होता है बढ़ावा देना, अनैतिकता होता है। इमोरलिटी का मतलब अनैतिकता। कह रहे हैं कि जो भारतीय सभ्यता है
उसका काम है नैतिक प्रवृत्ति को बढ़ाना, जबकि पश्चिमी सभ्यता का काम है अनैतिकता का प्रचार प्रसार करना। ठीक है। द लेटर इज गॉडलेस, जो बाद वाला है वो गॉडलेस है, यानी कि भगवान विहीन है, भगवान के बिना है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ, यानी कि जो पहले वाला है, जो फॉर्मर है पहले वाला, बिलीव इन गॉड, वो भगवान में विश्वास करने वाला है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहेव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लाइंग टू द ओल्ड इंडियन, यानी कि बहुत ही समझने लायक और बहुत ही विश्वास करने योग्य है। यह भारत से प्यार करने वालों की जिम्मेवारी है। ठीक है। इंडिया टू क्लाइंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एंड चाइल्ड क्लाइंग टू द मदर ब्रेस्ट। ये कह रहे हैं कि हमें अपनी सभ्यता से, यानी बहुत विश्वास करने योग्य हमारी सभ्यता है, यह भारत से प्यार करने वालों की जिम्मेवारी है कि भारत की पुरानी सभ्यता से चिपक जाएं। इवन एज चाइल्ड क्लाइंग टू द मदर ब्रेस्ट, जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ के छाती से चिपक जाता है, इस तरह से हमें अपनी सभ्यता से चिपक जाना चाहिए। नेक्स्ट 10th नंबर आते हैं। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, कह रहे हैं कि मैं जो पश्चिमी सभ्यता है उसका निंदक नहीं हूँ, उसकी बुराई में नहीं लगा हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, कह रहे हैं कि जो पश्चिमी भाषा है उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट, कह रहे हैं कि मैं उनका भी आभारी हूँ। मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है, उसको भी धन्यवाद देता हूँ, उसका भी थैंकफुल आभार हूँ कि वो क्या करी है, मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी, कि उसने मुझे पढ़ाया। क्या पढ़ाया? दैट इफ़ आई वेंट इंडिया टू राइज, कि अगर मुझे इंडिया को राइज करना है, यानी आगे बढ़ाना है, इंडिया को उदित रखना है, टू इट्स फुलेस्ट हाइट, अगर खूब ऊंचाई पर ले जाना है, तो आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली, तो मैं बिल्कुल निसंकोच अपने लोगों से, अपने देश के वासियों से बताता हूँ या कहता हूँ कि दैट आफ्टर ईयर, कि कुछ समय बाद, एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, हजारों वर्ष के अनुभवों से, एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन आई हैव लर्नड, कि हजारों वर्ष के अनुभवों से मैंने आधुनिक सभ्यता को लर्न किया, सीखा, समझा। आई हैव लर्नड वन लेसन, एक पाठ मुझे उसने पढ़ाया। क्या पढ़ाया? फ्रॉम इट, एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, कि किसी भी कीमत पर हमें अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ना है, अपनी सभ्यता को दूर नहीं रखना है। ये पाठ मॉडर्न सिविलाइजेशन ने पढ़ाया, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दे रहे हैं। एक तरह से ये एक व्यंग ही है। 11th में देखते हैं, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता क्या है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, कि ये संसाधनों की पूजा है। इसका जवाब भी ये खुद देते हैं, इट इज़ द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, यानी यह पूर्णतः भौतिकतावाद है और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं इट इज़ अनएडल्टर्ड मटेरियलिज्म, कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये पूर्णतः भौतिकतावाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, जो आधुनिक सभ्यता है कुछ भी नहीं है। इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रम्प ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, कह रहे हैं कि वह भौतिक सभ्यता की जीत के हर चरण के बारे में नहीं सोचती है।
आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है, वह भौतिक सभ्यता की जीत के, यानी जो एवरी स्टेप है, हर तरह के बारे में, हर तरह के पहलुओं के विषय में नहीं सोचती है मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी ये कमी बताते हैं उनको। 12th नंबर में देखते हैं क्या हो रहा है। इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, करें यह शायद अनावश्यक है। इफ नॉट अनलेस वी वेट टू मेरिट्स, कि अगर नहीं तो बेकार है दोनों सभ्यताओं के गुणों की तुलना करने से। कह रहे इट परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट अनलेस टू वेट इट मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, यानी दोनों सभ्यताओं की तुलना करना बेकार है, यह आवश्यक नहीं है कि दोनों सभ्यताओं की तुलना की जाए। इट इज़ लाइकली दैट वेस्ट हैज़ इनक्लोव अ सिविलाइजेशन suited to its climate and surroundings, ये कह रहे हैं कि हमने दोनों सभ्यताओं की तुलना करने में ये पाया कि यह प्रतीत होता है कि पश्चिम के देश जो हैं, पश्चिमियों ने एक ऐसी सभ्यता विकसित की जो उनके जलवायु और परिवेश के अनुकूल है, जो उनके आसपास क्लाइमेट है, उनके आसपास जलवायु है, उनके अनुकूल हैं। एंड सिमिलरली, ठीक उसी तरह से वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन, उसी तरह से, ठीक उसी तरह से हमारी जो सभ्यता है वो हमें सूट करती है, हमारे लिए अच्छी है। एंड बोथ आर गुड, दोनों ही अच्छी हैं इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्फेयर, अपने अपने सीमा के अंदर, अपने अपने क्षेत्रों के अंदर दोनों ही सभ्यता क्या है, अच्छी है। The distinguishing characteristic of modern civilization is an identified multiplicity of human wants, इसका मतलब है आधुनिक सभ्यता के विशेष अंतर मानवीय इच्छाओं की एक अनिश्चित बहुगुणता है। जो मानवीय अंदर की इच्छा होती है, इसकी विशेषता क्या है? कह रहे हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत है, बड़ी विशेषता है कि ये मानवीय इच्छाओं की इसमें बहुत ही बहुगुणता है, बहुत ज़्यादा है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन, प्राचीन सभ्यता की विशेषता इन प्रतिबंधों पर एक अनिवार्य प्रतिबंध है। एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वांट्स, प्राचीन सभ्यता की जो विशेषता है, इन प्रतिबंधों पर एक अनिवार्य प्रतिबंध है और सख्त विनिमय है। The modern or Western insatiableness arises really from want to living faith in our future state and therefore also in divinity, यानी कि आधुनिक पश्चिमी अस्थिरतापन की उत्पत्ति वास्तव में उस समय उत्पन्न होती है जब भविष्य में भी रहने की चाहत हो एंड वर्तमान में भी रहने की चाहत हो, यानी कि उस समय उत्पन्न होती है जब भविष्य में भी रहने की चाहत हो और देवलोक में भी चाहत हो। द रिस्टेंट ऑफ एंशिएंट ऑफ ईस्टर्न सिविलाइजेशन एराइजेस फ्रॉम अ बिलीफ, यानी लोक परलोक दोनों ही लालसा वो रखते हों, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर। कह रहे हैं कि प्राचीन या पूर्वी सभ्यता स्वयं एक विश्वास से उत्पन्न होती है, भविष्य की चिंता छोड़कर खुद को परलोक की चिंता में लीन कर लेता है, यानी वो भविष्य की चिंता नहीं करते बल्कि परलोक की चिंता में लीन हो जाते हैं। प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का स्वयं एक विश्वास से उत्पन्न होता है ना। प्राचीन जो सभ्यता होती है वो स्वयं विश्वास से उत्पन्न होती है, भविष्य की चिंता छोड़ देती है और खुद को परलोक की चिंता में लीन कर लेती है। और जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो तो बिल्कुल वर्तमान की ही चिंता करता है ना। 14 नंबर देखते हैं। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू
मॉडर्निंग टू रेसिस्ट। कह रहे हैं आधुनिक आविष्कारों के कुछ तत्काल और शानदार परिणाम लाजवाब कर देने वाला होता है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस। इसका मतलब है, लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं कि आदमी की जीत संघर्ष में है। वी आर इन डेंजर ऑफ बेटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। कह रहे हैं कि आदमी की जीत संघर्ष में है। हम अस्थाई हित का सौदा क्षण भर के आनंद के साथ करने का जोखिम उठा रहे हैं। यानी कि जो क्षण भर के आनंद में हम भौतिकतावाद में खो रहे हैं, आधुनिक सभ्यता को अपना रहे हैं, उससे हमें जोखिम है, उससे हमें खतरा है। हमारा अस्थाई हित उसमें नहीं है। 15 नंबर देखिए, जस्ट एट इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, सिमिलरली Hinduism had made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit of the soul। यानी कि जिस तरह पश्चिमी देशों ने अद्भुत वस्तुओं की खोज की, ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्म ने धर्म की खोज की, आध्यात्मिकता की खोज की तथा अंतरात्मा के क्षेत्र में बहुत अद्भुत सिद्धि प्राप्त की है। 16 नंबर पैराग्राफ नंबर 16 है, बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। कह रहे हैं कि हमारा ध्यान, आई का मतलब यहाँ आँख नहीं है, कह रहे हैं ध्यान से, लेकिन हमारा ध्यान कह रहे हैं इतने उत्तम खोजों पर नहीं है, जो डिस्कवरी हुई है इतने उत्तम खोजों पर नहीं है। वी आर डेजल्ट बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड। आई एम नॉट enormed of that progress। कह रहे हैं कि पश्चिमी विज्ञान ने जो सांसारिक वस्तु में प्रगति की है उसने हमें चकाचौंध कर दिया है। मैं उस प्रगति से मोहित नहीं हूँ। इनफैक्ट वास्तव में क्या है, इट ऑलमोस्ट सीम्स एज थ्रू गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम। कह रहे हैं वास्तव में मुझे लगता है कि जैसे कि भगवान ने अपने ज्ञान से भारत को प्रगति की उन पंक्तियों के साथ खड़ा होने से रोक दिया। प्रोग्रेसिंग एलोंग दोज लाइन्स, यानी प्रगति के उन पंक्तियों के साथ खड़ा होने से रोक दिया, सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेजिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म। यानी कि ये कह रहे हैं कि हम मटेरियलिज्म को नहीं अपना रहे हैं या हम आधुनिक प्रगति नहीं कर रहे हैं, ये भी एक कारण है कि ये खुद भगवान की ही मर्जी से हुआ है। भगवान ने हमें उस मार्ग से खुद को रोक लिया है, उन पंक्तियों के साथ खड़ा होने से रोक दिया, ताकि वह भौतिकतावाद के बढ़ते कदम का विरोध करने के अपने विशेष मिशन को पूरा कर सके। ठीक है। 17 नंबर, आफ्टर ऑल, यानी कि आखिरकार, देर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इन अलाइव अप टिल नाउ। आखिरकार हिंदुत्व में कुछ ऐसा है जो अभी तक उन्हें जीवित रखे हुए है। इट हैज़ विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पार्सियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। कह रहे हैं कि यह बेबीलोन एक देश है, सीरियन, यहाँ के लोगों को बता रहे हैं कि जो बेबीलोनियन है, सीरियन है, फारसियन है और मिस्र की सभ्यताओं के पतन का साक्षी खुद भारत है। कास्ट अ लुक अराउंड यू, आप अपने आसपास चारों तरफ नज़र डालो। वेयर इज रोम, रोम कहाँ है? एंड वेयर इज ग्रीस, ग्रीस कहाँ है? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन, क्या आज कहीं इटली में जाके गिब्बन को ढूंढ सकते हो? इटली में एक जगह का नाम था गिब्बन, क्या गिब्बन कहीं आपको नज़र आएगा? ऑफ रेदर द एंशियंट रोम, और ना ही आप प्राचीन मिस्र की सभ्यता पाएंगे, कितना भी ढूंढिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। फॉर रोम वाज इटली, फॉर रोम वाज इटली, यानी कि ये जो रोम है वो कभी इटली का हुआ करता था।
क्या आप उसे कहीं ढूंढ सकते हैं? कहाँ है इटली? इटली में रोम कहाँ है? गो टू ग्रीस, कह रहे हैं ग्रीस जाएं। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन? वर्ल्ड का फेमस कभी हुआ करता था, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन? एटिक नाम है, एक ज़माने में प्राचीन काल में एटिक सिविलाइजेशन था, पूरे विश्व में बहुत ही मशहूर था। वो कह रहे हैं गांधी जी कि आप ग्रीस जाएं, वो कहाँ मिलेगा? ढूंढ पाएंगे आप? नहीं पाएंगे। देन कमिंग टू इंडिया, वहीं देखिए इंडिया में आकर के, लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड, यानी कि जो पुराने पुराने यहाँ के प्राचीन अभिलेखागार हैं, एंड देन लुक अराउंड यू, उनके आसपास देखिए, एंड यू वुड बी कंसिडर्ड टू से, आप घूम के देखेंगे तो आप विवश हो जाएंगे और आप कहेंगे कि हाँ, यस आई सी हियर एंशियंट इंडिया, हाँ हमने यहाँ प्राचीन भारत देखा। इंडिया स्टिल लिविंग, इंडिया अभी भी वही है, अभी तक जिंदा देख रहे हैं आप, इंडिया अभी वही है। ठीक है, इंडिया को यहाँ पे आके जिंदा देख सकते हैं आप। 19 नंबर देखिए, ट्रू देयर वर डंगेप्स, डंगेप्स का मतलब होता है गोबर। ये बात सही है कि यहाँ गोबर के ढेर मिलेंगे। टू हियर एंड देयर, जहाँ कहीं भी कहीं कहीं आसपास मिल जाते हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी गोबर मिल जाते हैं। बट देयर आर रिच ट्रेजर बरीड अंडर देम, कह रहे हैं लेकिन उनके पास धनी खजाने हैं। एंड द रीज़न वाई इट हैज़ सर्वाइव्ड is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual line। कह रहे हैं इसलिए नहीं कहा गया कि हिंदुत्व की तरक्की का सिद्धांत नैतिकतावाद नहीं, इसीलिए तो मतलब ये कह रहे हैं कि इसीलिए उन्होंने नहीं कहा कि हिंदुत्व जो है उसके तरक्की का जो सिद्धांत है वो भौतिकतावाद नहीं है, वो मैटेरियलिज्म नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल है। यानी उन्होंने आध्यात्मिकता को चुना है, यानी हिंदू धर्म में आध्यात्मिकता को सबसे बड़ा मार्ग बताया। 20 नंबर है, आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर, जो हमारी सभ्यता है ना, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। कह रहे हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज हमारी इच्छा या हमारी मांग पर नहीं टिकी है, बल्कि वरन सेल्फ इंडल्जेंस, ना ही हमारी भोग विलासिता पर टिकी है, बल्कि सेल्फ इंडल्जेंस पर टिकी है। हमारी अपने आप को, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डिनायल, डिनायल का मतलब होता है मना करना, बल्कि हम इच्छाओं को क्या करते हैं, हमारी अपनी इच्छाओं को मना करने पर टिकी है। हमें इंडल्ज होने पर नहीं टिका है, हमें उसमें समाने पे नहीं टिका है, हमें मैटेरियलिज्म में विश्वास करने पे नहीं टिका है, बल्कि उससे दूर हटाने में टिका है। यानी जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हम उस पर डिपेंड करते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को रोकें, इच्छाओं को सीमित करने पे हमारी जो सभ्यता है वो टिकी हुई है। 21 नंबर देखिए, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नॉट डाउट, नो डाउट, कह रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि यूरोपियन सभ्यता suited for the Europeans but it will means ruin for India। कह रहे हैं कि इसका मतलब कह रहे हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो यूरोपियन सभ्यता है वो उन लोगों के लिए सूट नहीं करती है, उन लोगों के लिए सूट करती है। इट विल्स मीन्स ruin फॉर इंडिया इफ़ वी endeavor ऑफ कॉपी इट। ये कह रहे हैं कि उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन ये भारत के लिए अनुकूल नहीं है, भारत के लिए ये विनाशकारी होगा अगर हम इसे नकल करने का प्रयास करते हैं, कॉपी करने का प्रयास करते हैं। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट adopt एंड assimilate वेयर एवर मे बी गुड
and capable of assimilation by us। यानी कि कह रहे हैं कि जो चीज़ ना, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमने नहीं अपनाया, नहीं पचाया, जितना कुछ हम लोगों के लिए अच्छा था और पचाने लायक था हमने पचाया, अपनाया भी। ठीक है। एज इट डज नॉट आल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वट एवर एविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ बुराई यूरोपियों में पनपी है उसके जिम्मेवार वो नहीं होंगे, उसके जिम्मेवार वो होंगे। जो बुराइयां उनमें पनपी है उसके जिम्मेवार वो हैं। जो भी हमारे पचने लायक था, जो भी हमारे लिए अच्छा था, वो चीज़ हमने यूरोपियंस की भी शामिल किया, यूरोपियंस की भी बात मानी है, ली है। 22 नंबर देखिए। द increased search for material comforts and their multiplication in such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook। यानी कि कह रहे हैं कि भोग विलास की जो वस्तु होती है उसकी निरंतर खोज और इसमें लगातार वृद्धि एक ऐसी बुराई है जो मुझे बोलने पर विवश कर देती है। If they are not to perish under the weight of comfort to which they are becoming selves, it may be that my reading is wrong। कह रहे हैं कि यूरोपियों को अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा। यदि वे आराम के भार से नीचे नाश से बचना चाहते हैं जिसके लिए वे गुलाम बन रहे हैं, हो सकता है मेरा अध्ययन गलत हो। ठीक है, ये कह रहे हैं इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग। हो सकता है कि मेरा अध्ययन गलत हो, पर मुझे मालूम है, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोट सर्टेन डेथ। कि जो इंडिया है वो चकाचौंध के पीछे अगर भागेगा तो उसका मौत निश्चित है, उसे बहुत बड़ा, उससे उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी घातक चीज़ होगी अगर वो गोल्डन फ्लीस के पीछे भागेगा, यानी चकाचौंध के पीछे भागेगा। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट द मोटो ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफर, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कह रहे हैं ना कि भारत के लिए तो ये बहुत खतरा है। आइए, कह रहे हैं कि आइए हम एक पश्चिमी देशों के जो दार्शनिक हैं उनके सिद्धांत को, उनका एक आदर्श वाक्य है। क्या वाक्य है उनका? जो पश्चिम के फिलासफर हैं उनका आदर्श वाक्य है प्लेन लिविंग, यानी सादा जीवन, एंड हाई थिंकिंग, यानी उच्च विचार। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू। कह रहे हैं कि आइए और हम इसे अपनाते हैं। निश्चित है कि लाखों लोग को उच्च जीवन नहीं मिल सकता है। कह रहे हैं मिलियन कैन नॉट हैव हाई लिविंग, जो लाखों लोग होते हैं उनको उच्च जीवन तो नहीं मिल सकता। एंड क्योंकि उच्च जीवन आप जीने के चक्कर में, आप उच्च विचार के चक्कर में नहीं हैं, आप उच्च जीवन के चक्कर में हैं। सो कह रहे हैं वही बात कि द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, जो बहुत ज़्यादा ऊंचे लिविंग, ऊंचा जीवन स्तर तो नहीं मिल सकता लाखों लोगों को। वी हैव अ फ्यू, इसमें बहुत कम लोग होते हैं, कुछ होते हैं। हु प्रोफेस टू डू थिंकिंग फॉर द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी हैव फ्यू। कह रहे हैं कि हमसे जो कुछ जनता के लिए हो सकता है जोखिम उठाते हैं, वो जो उच्च रहन सहन में रहते हुए भी वो जनता के लिए जोखिम उठाते हैं। क्या करने का? सोचने का जोखिम उठाते हैं। उच्च रहन सहन में रहने के बाद उच्च विचार को खो देते हैं। वो उच्च रहन सहन में रहते हुए उच्च विचार को खो देते हैं। जो उच्च रहन सहन में रहते हैं वो उच्च विचार को खो देते हैं। Who profess to do things for a message run to risk in a vain search after high living of missing high thinking। कह रहे हैं कि जो उच्च रहन सहन जिनका होता है, आपके जीवन अगर ऊंचा बन जाएगा तो आपका विचार ऊंचा नहीं रह पाएगा, अपने विचार से आप पीछे हट जाएंगे। सो
23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर, civilization in the real sense of term consists not to the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of want। कह रहे हैं सभ्यता असल में बहुलीकरण में नहीं है, वरन स्व जो इच्छा होती है, स्वेच्छा से जरूरतों पे लगाम लगाने का नाम है। अपनी इच्छा से अपनी जरूरतों पे लगाम लगाने का नाम ये सभ्यता को बता रहे हैं। कौन? गांधी जी। दिस एलॉन इंक्रीज एंड प्रोमोट कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी टू फॉर सर्वाइव। यह अकेले संतोष, वास्तविक सुख और सेवा की क्षमता को बढ़ावा देता है। दिस एलॉन यानी कह रहे हैं कि जो ये आप काम कर लेंगे, यानी स्व इच्छा को आप काबू पा लेते हैं, तो दिस एलॉन इंक्रीज, ये अकेले ही प्रमोट करेगा यानी बढ़ावा देगा किसको? कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस यानी आपके संतोष को, वास्तविक सुख को और सेवा की क्षमता को बढ़ावा देगा। 24 नंबर देखिए, लास्ट है। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help। यानी कुछ हद तक शारीरिक सद्भाव और आराम आवश्यक है, पर उसके बाद यह मदद के बजाय एक बाधा बन जाती है। कह रहे हैं ना कि जो आराम हम करते हैं, बल्कि ये मदद नहीं करती बल्कि एक बाधा बन जाती है और ज़्यादा हमारे लिए घातक होता है। देयरफॉर, इसलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सीम टू बी डिल्यूजन एंड अ स्नेयर। इसलिए कह रहे हैं कि हमें अपने इच्छा को पालना और उसकी पूर्ति करना एक भ्रम है, एक जाल जैसा लगता है। व्यक्ति के स्वयं की संकुचित शारीरिक और मानसिक जरूरतों की पूर्ति एक निश्चित बिंदु पे मिल जाती है और वो क्या है? मृत्यु है। द सेटिस्फेक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड। कह रहे हैं जो सेटिस्फेक्शन है एक आदमी की जरूरतों का, इच्छाओं की जो पूर्ति होती है, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड ऑफ एंड नैरो सेल्फ, जो उनकी आध्यात्मिकता की नीड होती है उसके सामने बिल्कुल फीकी है। मस्ट मीट एट सर्टेन पॉइंट अ डेड स्टॉप। कह रहे हैं कि जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं में खो जाता है, इच्छाओं के और मन की बात पूरी करने में, शारीरिक और मानसिक ज़रूरतों की पूर्ति में एक निश्चित बिंदु पे मिल जाता है, वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। डेड स्टॉप बिफोर इट डेंजरस इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलिप्टोनसनेस। इसका मतलब होता है विलासिता। बहुत कह रहे हैं कि इससे पहले कि यह जीवन भौतिक और बौद्धिक विलासिता में गल जाए। वोलिप्टोनसनेस। अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energies should be concentrated। यानी कि आदमी को अपने शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए ताकि मानवता की सेवा में बाधा न दे, जिस पर उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए। यानी ये आध्यात्मिकता की बात करते हैं गांधी जी कि आपको भौतिकतावाद के पीछे नहीं जाना चाहिए। हमारा जो कल्चर है वो आध्यात्मिकतावाद पे फोकस करता है, हमें आध्यात्मिक बनने की नैतिकतावाद पे फोकस करता है, नैतिक बनने का सलाह देता है और हमें इस मार्ग से नहीं हटना चाहिए, इसे कभी
छोड़ना नहीं चाहिए। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।